हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद मी। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। एंड जितने भी स्टूडेंट्स टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या वो स्टूडेंट्स जो कि टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जब हम कभी भी बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पर हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर हम टॉप 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी इस टीचिंग एप्टीट्यूड के आपको 5 वीडियोस मिलने वाले हैं जहाँ पर हर वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। सो दिस इज मस्ट वॉच वीडियो है जो भी आपके टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बोला गया है कि गांधी जी की बेसिक एजुकेशन जो है वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच एजुकेशन सेटिंग। तो ये बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर ये पूछा गया है कि गांधी जी की बेसिक एजुकेशन का जो आइडिया था वो कौन से फिलोसफी के ऊपर डिपेंड था। तो हम ये सभी जानते हैं दैट इज योर आइडियलिज्म। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम कभी भी गांधी जी की बेसिक एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन के बारे में। इट मीन्स ये एजुकेशन हमें क्या बोलती है कि हमने क्या करना है, लोकल क्राफ्ट्स का यूज करना है एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि चाइल्ड का जो है वो क्या माइंड, बॉडी एंड सोल जो है बेटा वो क्या हो सके, अच्छे तरीके से डेवलप हो सके, जिसकी वजह से आपका जो चाइल्ड है या जितने भी चाइल्ड हैं वो क्या हो सके, सेल्फ रिलायंट बन सके। ये बेसिक एजुकेशन या क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन थी जो कि टोटली इन्फ्लुएंस्ड हुई थी आपकी आइडियलिज्म के ऊपर। अब देखिए, जब बच्चा सेल्फ रिलायंट बनता है इट मीन्स वो अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को यूज करता है और इस यूनिवर्स में वो सस्टेन कर पाता है। अब इसके बाद जो यहाँ पे अजरू ने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही आपको पूछा जाए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेचुरलिज्म की, ठीक है, तो नेचुरलिज्म बेटा क्या बोलता था, इसको बताया गया था या इसको जो देने वाले थे कॉन्सेप्ट बेटा किसने दिया था, ये दिया गया था रूसो के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर रूसो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि एजुकेशन फिलॉसफी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि लर्नर्स के पास खुद जो है वो एक्टिविटी करें, उसको खुद एक्टिविटीज प्रोवाइड करो आप, ठीक है, जिसकी वजह से वो खुद एजुकेशन मीन्स आपको ने क्या करना है, जो भी सीखने वाला है चाइल्ड को क्या दो, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो। एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होके वो खुद क्या हो जाएगा, सेल्फ एजुकेशन सीख लेगा एंड सेल्फ एक्सप्रेस भी कर पाएगा। तो ये नेचुरलिज्म वाले बोलते थे। प्रैग्मेटिज्म बेटा क्या बोलता था, अब प्रैग्मेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहले दिया गया था दैट इज योर चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के थ्रू, एंड बाद में फिर इसको और ज्यादा डिस्क्राइब किया गया दैट इज योर विलियम जेम्स एंड जॉन डीवी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड जॉन डीवी। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि जो प्रैग्मेटिज्म जो था उसका प्राइमरी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने दिया था। और ये भी पूछा जाता है कि प्रैग्मेटिज्म को डिस्क्राइब करने वाले कौन थे, दोनों में फर्क है। कॉन्सेप्ट किसने दिया, प्राइमरी जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया, एंड उनको डिस्क्राइब करने वाले कौन थे, विलियम जेम्स एंड जॉन डीवी थे। अब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये इम्फेसिस डालते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग इट मीन्स चाइल्ड को जो है खुद करने दो, लर्निंग खुद करने दो, जिसकी वजह से वो स्किल जो है वो खुद सीख पाए, उसकी जो इमोशनल ग्रोथ है वो भी बन पाए। अब रियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ये दिया गया था, ये जो फिलॉसफी दी गई थी ये दी गई थी एरिस्टोटल के थ्रू। अब एरिस्टोटल क्या बोलते थे, उनकी एजुकेशन में ये बोलता, उनकी फिलॉसफी में ये बोला जाता था कि एजुकेशन कुछ ऐसे तरीके से देनी है ताकि एजुकेशन को इस काबिल बना सके कि वो खुद जो है रियलिटी के जितने भी उसके रियल लाइफ जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे वो सीख पाए और उन्हीं से वो क्या करे, अपनी लर्निंग करे, ठीक है, उन्हीं से वो क्या करे, लर्निंग करे, ठीक है। अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं कि टीचर जो है प्लानिंग टू कंडक्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। मतलब एक टीचर ने क्या किया
डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाया उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको डिफिकल्टी आ रही थी लैंग्वेज लर्निंग में किसी न किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके। तो यहाँ पे आपने वो बताना है कि डायग्नोसिस टेस्ट को लेके कौन सा एसेंशियल स्टेप नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन देखो, आइडेंटिफाई द, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई ही करना होता है उन स्टूडेंट्स को जो जिनको ट्रबल आ रही है, तो ये ऑप्शन तो बेटा बिल्कुल सही है। सेकंड, लोकेट करना एरर्स को, मतलब कौन कौन से एरर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं लर्निंग डिफिकल्टीज में, तो ये भी आपका स्टेप है, स्टेप नंबर 2। उसके बाद है इनकरेजिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, तो ये ऑप्शन बेटा बिल्कुल भी नहीं होता है, नॉट वही बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। डिस्कवरिंग द कैजुअल फैक्टर्स ऑफ द स्लो लर्निंग, तो ये भी आपका पॉइंट है। और उसका जो चौथा पॉइंट बेटा बन जाता है वो बेटा पॉइंट आपका कौन सा है कि आपने क्या करना है बेटा, दिस इज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3 है, और पॉइंट नंबर 4 आपको पता होने चाहिए कि डायग्नोसिस जो टेस्ट होता है उसके मेन 4 जो पॉइंट्स आपके हैं वो कौन कौन से हैं। मैंने यहाँ पे बोला कि जो 4th पॉइंट है दैट इज योर रिमूविंग लर्निंग डिफिकल्टीज, रिमूविंग लर्निंग डिफिकल्टीज डिफिकल्टीज थ्रू रेमेडियल टीचिंग, ठीक है, थ्रू रेमेडियल टीचिंग, थ्रू रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स है जो कि इसमें मैच नहीं हो रहा है हमने, और वही बताना है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नॉट यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल डू यू कंसीडर मोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये भी देखना है कि मोस्ट वर्ड जब लिखा जाता है इट मीन वो सबसे ऊपर वाला वर्ड है, तो ये फर्स्ट पॉइंट ये होना ही चाहिए किसी न किसी टीचर की स्किल्स में, ठीक है। सबसे पहला बोला गया एबिलिटी टू हेल्प द टीचर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड टेक्स्ट थॉरली, कि चिल्ड्रन को मदद करना, मतलब उनकी मदद करना कि वो जितना भी टेक्स्ट है वो उसको समझ पाए, तो ये बेटा है तो है स्टेप, लेकिन ये सबसे मोस्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड बोला गया एबिलिटी टू हेल्प चिल्ड्रन टू डू ऑल द एक्सरसाइजेस, तो ये भी है लेकिन ये मोस्ट में नहीं है। उसका बोला गया एबिलिटी टू रेज पॉसिबल एक्शंस फ्रॉम द टेस्ट, ये भी है लेकिन ये प्राइमरी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाओ, ऑप्शन नंबर डी में, एबिलिटी टू हेल्प चिल्ड्रन फॉर्म देयर ओन ओपिनियन ऑन दैट, इट मींस टीचर ने सबसे पहले उनको जो भी टेक्स्ट प्रोवाइड किया, ठीक है। अब हर एक अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो उस 10 स्टूडेंट्स का उस टेक्स्ट के बारे में क्या रहेंगे, सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन रहेंगे, ठीक है, डिफरेंट ओपिनियन रहेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे कि डिफरेंट ओपिनियंस रहेंगे, तो टीचर का सबसे पहला काम यही है कि वो चाइल्ड को क्या करे, उसकी हेल्प करे कि इस टेक्स्ट के बारे में उन सबके कौन कौन से या क्या क्या ओपिनियंस हैं। तो ये फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जब हम कभी भी बात करते हैं एक रियल टीचर की, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद जो है ये बाकी के स्टेप जो है फॉलो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है एज अ सब्जेक्ट इम्प्लाइज, तो एजुकेशन साइकोलॉजी को हम एज अ सब्जेक्ट किस तरीके से अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं ये बोलूं कि कोई स्टूडेंट जो है वो है 3rd क्लास में और एक स्टूडेंट जो है बेटा वो 9th क्लास में है, तो क्या हम सेम साइकोलॉजी जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं। 3rd क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की साइकोलॉजी अलग होगी एंड 9th के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की जो हमारे पास साइकोलॉजी रहेगी वो क्या रहेगी, अलग रहेगी। तो इट मींस एजुकेशन नॉलेज तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, हमने यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट बताना है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा हो जाएगा कि हमने क्या किया, हमें साइकोलॉजी का जितना भी नॉलेज है उसको हमने इंटीग्रेट कर देना है बच्चों को एजुकेट करने में, यानी 3rd क्लास में हमने क्या कर दिया, अलग साइकोलॉजी का यूज करके चिल्ड्रन को क्या किया, एजुकेट किया, वही हम सेम साइकोलॉजी 9th क्लास में यूज नहीं कर सकते। इट मींस मुझे साइकोलॉजी को क्या करना पड़ेगा, फिर से चेंज करने पड़ेगा 9th क्लास में, एंड सेम मेथड में मुझे अगर 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो मेरी साइकोलॉजी जो है मींस मुझे वहां पर भी अपनी साइकोलॉजी का नॉलेज जो है वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी जो आप इंटीग्रेट करते हो अपने नॉलेज को, जो भी आपको साइकोलॉजी के बारे में है किसी भी स्टूडेंट को एजुकेट करने में, वो हर एक लेवल के ऊपर क्या रहता है बेटा, डिफरेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाउ कैन वी टीच आर्ट इन द क्लासरूम, तो आर्ट का मीनिंग ही क्या होता है, एक्सप्रेस करना, ठीक है, जहां कहीं पर भी हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। मींस
एक्सप्रेस करने का मतलब मीन्स जहाँ पर हमारे आइडियाज हैं, अगर हमें कोई आइडिया आ रहा हो हम उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अगर हमारी कोई इमेजिनेशन है हम उसको क्या बताना चाहते हैं, या कोई स्किल है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या कोई इन्वेंशन हमने किया है उसको हम क्या करना चाहते हैं, इन्वेंट करना चाहते हैं, तो इट मीन्स वो सारे के सारे किस एजुकेशन में आते हैं, आपके आर्ट एजुकेशन में आते हैं। तो इट मीन्स अगर कोई स्टूडेंट जो है डांस में अच्छा है तो डांस को वो एक्सप्रेस किस तरीके से करेगा, अगर आप उसको डांस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करोगे। अगर कोई स्टूडेंट जो है फुटबॉल में अच्छा है तो इट मीन जब आप उसको फुटबॉल दोगे एंड प्लेग्राउंड में जब आप उसको बोलोगे तो वो क्या करेगा, वहां पे अच्छा एक्सप्रेस कर पाएगा। इट मीन ऑप्शन वो फर्स्ट जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी वो वेरियस एक्टिविटीज या वो गेम्स जो कि उन स्टूडेंट्स के साथ रिलेट करती हैं उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि आर्ट का मतलब ही क्या है, एक्सप्रेस करना। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रोजेक्टेड टीचिंग एड इन द सोशल स्टडी। प्रोजेक्टेड मींस प्रोजेक्टेड बाय द प्रोजेक्टर, ठीक है, जिनको हम बेटा प्रोजेक्टर्स के थ्रू प्रोजेक्ट कर पाए। ठीक है, तो एक होती है बेटा आपके पास ऑडियो एड्स, ठीक है, दूसरी होती है आपके पास विजुअल एड्स, ठीक है, थर्ड होती है आपके पास ऑडियो विजुअल एड्स। अब मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ये सबको ही पता है। ठीक है, अब ऑडियो विजुअल एड्स के आगे दो पार्ट्स बन जाते हैं, एक बनता है आपके पास प्रोजेक्टेड, ठीक है, एक बनता है आपका नॉन प्रोजेक्टेड, जिनको हम यानी ऑडियो विजुअल एड जहाँ पे ऑडियो भी रहेगी वीडियो भी रहेगी और उसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू। तो बेटा इसमें आपके आते हैं जिस तरीके से आपके पास क्या हो गया, स्लाइड्स हो गया, ठीक है, इसके बाद और क्या हो सकता है, स्लाइड्स के बाद आपकी जितनी भी आपके पास फिल्म स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, फिल्म्स के जो स्ट्रिप्स हैं वो आप चला सकते हैं, या बेटा एलसीडी पैनल के थ्रू भी आप उनको क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये स्लाइड्स को भी आप प्रोजेक्टर के थ्रू क्या करोगे, प्रोजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नॉन प्रोजेक्टर में आपके क्या आते हैं, जैसे कि आपका चार्ट हो गया, या आपके पास डिस्प्ले बोर्ड हो गया, या मॉडल हो गया, इन सभी को बेटा आप क्या कर सकते हो, बना तो सकते हो, स्टूडेंट्स के सामने ला भी सकते हो, लेकिन ये ना ही तो ऑडियो विजुअल एड्स हैं और ना ही तो बेटा आप इनको प्रोजेक्टर की मदद से प्रोजेक्ट कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो इट मीन्स यहाँ पे प्रोजेक्टेड जो है बेटा कौन सा आ रहा है, दैट इज स्लाइड। अगर स्लाइड ऑप्शन में नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे क्या मेंशन किया होगा, फिल्म स्ट्रिप्स मेंशन की होंगी या एलसीडी पैनल जो है आप वहां पे मेंशन किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन एडम्स क्या थी एंड जॉन डीवी के अकॉर्डिंग क्या थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जॉन एडम्स जो थे वो कहते थे, जॉन एडम्स के अकॉर्डिंग जो आपकी जो प्रोसेस थी एजुकेशन वो बाइपोलर थी एंड जॉन डीवी के अकॉर्डिंग जो है वो ट्राइपोलर थी, क्योंकि जॉन एडम ये बोलते थे कि एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ एक टीचर होना चाहिए जो कि टीच करवाता हो एंड टीचर को पढ़ाने के लिए एक चाइल्ड की जरूरत पड़ती है। लेकिन जॉन डीवी जो थे वो इससे उलट थे, वो ये कहते थे कि टीचर, सॉरी बेटा टीचर के स्पेलिंग ऊपर थोड़े गलत हो गए हैं, ठीक है, देखो टीचर जो है, टीचर होना चाहिए ये तो पक्की बात है क्योंकि हमें पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत पड़ती है। टीचर ने किसको पढ़ाना है, ऑब्वियसली बताए चाइल्ड को पढ़ाना है, लेकिन चाइल्ड ने उस एजुकेशन का बेटा कहाँ यूज करना है, सोसाइटी में जाके ही तो यूज करना है। जॉब उसको कहाँ मिलेगी, सोसाइटी में मिलेगी। अगर कोई गेम्स भी खेलता है तो गेम्स को वो कहाँ जाके एक्सप्रेस करेगा, प्लेग्राउंड में, सोसाइटी में जाके। ठीक है, जितने भी आपके क्रिकेटर्स हैं अपने जो भी उनकी प्रतिभा है वो कहाँ जाके शो करते हैं, सोसाइटी के अंदर ही। आप कोई जॉब करते हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो बेटा कहाँ पे जाके यूज कर रहे हो आप उसको, सोसाइटी में जाके यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा वो क्या है, आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल बी एविडेंट, विल बी एविडेंट होने चाहिए इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम बेस्ड ऑन द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क। अब देखो मैथमेटिक्स की बात हो रही है, यानी मैथमेटिक्स में आपके सारे के सारे लॉजिकल सब्जेक्ट्स को माना जाता है जहां पर हम नंबर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, नंबर्स को स्टडी करते हैं, या बेटा हम ग्राफ को स्टडी करते हैं, या बेटा हम यहाँ पे नंबर्स आपके आपके पास जो आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है, वहां पर बेटा हम किस किस के बारे में स्टडी करते हैं, शेप्स के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी लॉजिकल बनाना है अकॉर्डिंग टू द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क में, तो यहाँ पे उन्होंने दिए थे बेटा 5 स्टेप्स। ठीक है, ये बात आपको, ये जो आपने ये जो वर्ड लिखा गया है ना, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क, इसको ध्यान दो।
कॉन्सेप्ट यहीं से उठाया जाता है। उन्होंने 5 स्टेप्स दिए थे। अब वो 5 स्टेप्स क्या क्या थे? सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बेटा लॉजिकल है, रीजनिंग टाइप का है। तो इट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, पीयर ट्यूटोरिंग कर सकते हैं। इट मीन्स बच्चे जो है अपने साथ फ्रेंड्स के साथ जो है कोई भी ये नंबर्स के ऊपर जो है डिस्कशन कर सकते हैं, इस तरीके से सीख सकते हैं, या शेप्स के बारे में या क्वांटिटी पैटर्न जो भी मैथमेटिक्स में यूज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है। सेकंड बोला गया था कि अगर उन ग्रुप एक्टिविटी करवाते हैं हम उनकी, ठीक है, तब भी वो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगी, जिससे मैथमेटिक्स जो है बेटा लॉजिकल तो जरूर है ये, क्योंकि यहाँ पे दिमाग ही चलता है। इसके बाद बोला गया था कि अगर कोई प्रॉब्लम अगर स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाता है तो स्टूडेंट्स में क्या करवा दो, डिस्कशन करवा दो। डिस्कशन करके भी कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, उसके बाद बोला गया था कि कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट को नहीं आ रहा है तो उसके फ्रेंड्स जो हैं उसको कोऑपरेटिव लर्निंग उसकी कर सकते हैं, कोऑपरेट करके या आपस में। ठीक है, ग्रुप स्टडी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन, ये 5 पिलर्स थे। ठीक है, और फेस टू फेस इंटरेक्शन में क्या हो सकता है कि अगर किसी स्टूडेंट ने बोला कि ये जो सामने ऑब्जेक्ट रखा गया है वो स्क्वायर है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, एक टाइप का क्यूब है। ठीक है, तो मीन्स वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं। आई मीन पांचों पॉइंट्स को देखो, यहाँ कहीं पर भी स्टूडेंट क्या अकेला परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। पीयर ग्रुप डिस्कशन भी ग्रुप में होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी कोऑपरेट करके होती है, मींस ग्रुप में होती है। फेस टू फेस इंटरेक्शन करने के लिए बेटा 2 स्टूडेंट्स मिनिमम चाहिए। मींस ये सारा का सारा किसको बोल रहा है कि टीचर आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्निंग किस तरीके से कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, एक कोलैब बना के कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं। तो इट मींस ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बेटा हम बात करते हैं। हाउ डज द परफॉर्मिंग आर्ट्स हेल्प स्टूडेंट, मीन्स आर्ट को परफॉर्म करके बच्चे कैसे सीख सकते हैं। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी बताया ही है, क्योंकि आर्ट एक ऐसी एजुकेशन है जहां पर हम आइडियाज को क्रिएट करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, एंड जितनी भी हमारी स्किल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ये तो बात के बाद है। टीचर जो है हाउ टू परफॉर्म कैसे करना है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आता है। इंक्रीज द मार्क्स ये भी नहीं आता है। करियर ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है मिलेंगे उसको, लेकिन इस स्टेप को फॉलो करने के बाद। नेक्स्ट स्टेप जो है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या बोलता है आपको, इन एनी डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी द कीवर्ड इज, मींस किसी भी डेफिनेशन में, यानी जब हम बात करते हैं एजुकेशन सोशियोलॉजी की, तो कीवर्ड वहां पे क्या होंगे, तो बेटा सोशियोलॉजी सोसाइटी से ही तो बना है। ठीक है, सोसाइटी में क्या परफॉर्म किए जाते हैं, सोसाइटी की क्या है, अपने बिलीव्स हैं, अपना कल्चर है, अपनी वैल्यूज हैं, अपने नॉर्म्स हैं। ठीक है, तो मीन्स जब कभी भी हम सारे के सारे कल्चर की बात करेंगे, वैल्यूज की बात करेंगे, बिलीव्स या नॉर्म्स की बात करेंगे एजुकेशन पर्पस के लिए, तो की वर्ड्स जो है बेटा कौन कौन से यूज किए जाएंगे, सोसाइटी एंड उसका कल्चर। इट मीन ऑप्शन नंबर डी जो है, इंडिविजुअल की यहाँ पे बात नहीं होगी। इन्वायरमेंट तो होगा, लेकिन इन्वायरमेंट किस टाइप का, आपकी सोसाइटी आनी चाहिए वहां, तो ये भी नहीं रहेगा। इंटरेक्शन भी बिल्कुल नहीं, सोसाइटी और सोसाइटी का जो कल्चर है यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो की वर्ड जो है बेटा सोसाइटी रहेंगी या कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है टू टीच ग्रामर, ग्रामर को टीच करवाने के लिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामर दैट कैन अ टीचर यूज। मोस्ट अप्रोप्रिएट बोला गया है। ठीक है, मोस्ट मतलब जो सबसे पहला जरूरी है, बाकी के स्टेप तो बाद में। ट्रेडिशनल ग्रामर का भी आप यूज करते हो, लेकिन सबसे पहले ही नहीं कर दोगे आप। मॉडर्न ग्रामर का भी यूज करोगे, लेकिन सबसे पहले नहीं करोगे। आपको सबसे पहले ग्रामर के पेडागोजी सेक्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए जब कभी भी हमने ग्रामर पढ़ाना है या ग्रामर पढ़ाना है, तो बच्चा क्या कर सके, उस लैंग्वेज को अच्छे तरीके से बोल पाए और उसको लिख पाए। ठीक है, ये मेन आपका जो पॉइंट रहता है। तो इट मींस पेडागोजी जो ग्रामर है वो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट अप्रोप्रिएट है, वो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट देखा जाता है, क्योंकि ये बोलता है कि इससे जो है वो क्या रहेगा, बहुत ही करेक्ट यूज होगा इसका। ठीक है, पेडागोजिक ग्रामर जो है ये, इसको टीचिंग ग्रामर भी हम बोल सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, अब ये पेडागोजिक ग्रामर जो है ये भी पूछा जाता है कि कई बार कि ये कौन कौन से 3 स्टेप्स के ऊपर फॉलो करता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितना भी ग्रामेटिक एनालिसिस किया जाता है लैंग्वेज का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन किस तरीके से करनी है लैंग्वेज की, वो
ठीक है। उसके बाद जो है कि ग्रामर में हम जितनी भी थ्योरी का यूज करते हैं, ठीक है, वो इसमें पता होना चाहिए। या थर्ड पॉइंट बेटा ये भी पता होना चाहिए कि जितनी भी ग्रामर को हम जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी जो स्टडी करते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे डिस्कस होना चाहिए, या जितनी भी अप्रोचेस हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ये सारी की सारी किस में आती है, पेडागोजिक ग्रामर के अंदर आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव एजुकेशन। तो बेटा इसको हम CCE भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस कंप्रीहेंसिव एजुकेशन, जो कि बेटा फॉर्म हुई थी दैट इज योर 2009 में, ठीक है, बाय CBSE 2009 में, बाय द इनैक्टमेंट ऑफ राइट टू एजुकेशन, ठीक है, एक्ट हुआ था। अब देखो ये CCE जो है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, दोनों एक्सपेक्ट, यानी चाहे वो स्कॉलिस्टिक हो चाहे वो को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट हो, चाइल्ड की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो CCE जो है वो इसी के बारे में यहाँ पे बोलती है, और ये बोलती है कि आपने जो है स्टूडेंट्स को किस तरीके से क्या करना है, उसको इस तरीके से डेवलप करना है कि वो लैंग्वेज का बहुत अच्छे से यूज कर पाए, ठीक है। तो रिटन टेस्ट तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मेन पर्पस की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज कहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में, इट मींस डेवलप स्टूडेंट्स में ऐसी एबिलिटी का जिससे वो लैंग्वेज का बेटा क्या कर पाए, उसको यूज कर पाए। ये मेन पर्पस है किसका, CCE 2009 का, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, ठीक है, इंटीग्रल आपका पार्ट है जब हम लर्निंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि आपके डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग है वो भी इसके इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। अब पर्पस जो था बेटा वो आपका कॉन्टिन्यूस कंप्रीहेंसिव एजुकेशन का था। वो सबसे पहले तो यही था कि आपने क्या करना है, ये वाला पॉइंट, एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज इन डिफरेंट सिचुएशन। दूसरा क्या बोला गया था यहाँ पे, दूसरा पॉइंट भी मैं यहाँ पर अगर मेंशन कर दूं कि स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन्स को डेवलप करना। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे बात हुई थी कॉग्निटिव, फर्स्ट पॉइंट से बेटा यही है मेन, सबसे पहला ये पॉइंट। दूसरा है कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन्स को अच्छे तरीके से डेवलप करना, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या बोला गया था कि इवैल्यूएशन जो है वो इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, यानी इवैल्यूएशन जो है वो इंटीग्रल पार्ट है किसका, जब हम डायग्नोस करते हैं या रेमेडियल टीचिंग करते हैं, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से डीप एनालिसिस करके पूछा जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कर्मा योगा इज अ ब्रांच ऑफ योगा बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ विच टेक्स्ट। अब देखो यहाँ इसका जो मेन इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ, दैट इज योर भगवत गीता, ठीक है। अब देखो आपका जो कर्म योगा है वो ब्रांच है योगा की, जो कि भगवत गीता के ऊपर हुई है, यानी कर्म योगा जो है आपकी योगा की ही ब्रांच है। अगर मैं योगा की ब्रांचेस की बात यहाँ पे करूँ तो आपको 6 ब्रांचेस का पता होना चाहिए, ठीक है। 6 ब्रांचेस जो है आपकी योगा की है। फर्स्ट वन है आपकी राजा योगा, ठीक है, राज योगा। उसके बाद जनाना योगा, ठीक है। थर्ड है आपके पास तंत्र योगा। उसके बाद है आपका हथा योगा। उसके बाद बेटा फिफ्थ है आपके पास भक्ति योगा, एंड लास्ट में 6th है आपके पास, दैट इज जो मैंने अभी बोला, दैट इज योर कर्म योगा, ठीक है। अब देखो धर्मा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कर्मा की बात हुई है, धर्मा यानी आपको पता है ड्यूटी है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि कर्मा योगा जो है जिसको एज अ मेंटल डिसिप्लिन भी बोला गया है, ठीक है, ये भी मेंशन कर देती हूँ कि मेंटल डिसिप्लिन है जो कि पर्सन को अलाउ करती है उसकी ड्यूटीज को, जो कि उसने करनी है अपने एंटायर नेशन को सर्विस कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने क्या याद रखने हैं कि कर्मा योगा जो है वो किसके साथ रिलेट करती है, भगवत गीता के साथ रिलेट करती है। और इसको किसने बोला था, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी की ये स्टेटमेंट है कि आपकी जो कर्म योगा है वो
कर्म आप किस तरीके से करते हो, किस तरीके से लोगों की सेवा करते हो, ठीक है, वो एज अ मेंटल डिसिप्लिन जो है वो वहां पे परफॉर्म होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है Which one of the following education system supports scientific process? मीन्स कौन सा एजुकेशन सिस्टम जो है जो कि सपोर्ट करता है साइंटिफिक प्रोग्रेस को, ठीक है। तो बहुत अच्छी सी बात है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस मीन्स आपने साइंस में बेटा हम क्या करते हैं, ठीक है, साइंस में हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं आप, ठीक है, लेकिन जो रियलिटी में प्रेजेंट हो, अगर आपने क्या करना है, कोई चीज बनानी है लेकिन वो आपकी रियलिटी में तो प्रेजेंट होनी चाहिए। कोई चीज आपने किसी की लेंथ मापनी है, ठीक है, या बॉडी का जो है मास आपने कैलकुलेट करना है, तो वो बॉडी एक्चुअल में आपके पास रियलिटी में होनी चाहिए। तो इसमें रियल लाइफ की एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे यूज होनी चाहिए। आइडियलिस्टिक में आप आइडियाज के बारे में बात कर सकते हो लेकिन उसको साइंटिफिकली आप प्रूव नहीं कर सकते। नेचुरलिस्टिक मीन्स आप नेचुरल तरीके से वहां पे बता सकते हो, ठीक है, कि आपने इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना है नेचर में, लेकिन नेचर में कुछ आपकी जो चीजें हैं वो प्रेजेंट नहीं भी होती हैं जो कि आपको साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर सेंट्रिक मेथड्स incorporates visual and auditory learning among learners in a science classroom। तो यहाँ पे भी तो जो देखो साइंस क्लासरूम में थिंक एंड पेयर शेयर होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट होते हैं लेकिन टीचर सेंट्रिक नहीं होते हैं वो। यहाँ पे विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग हो रही है अमंग द लर्नर्स। तो नेचुरल एक्सप्लोरेशन नहीं होगा तो डेमोन्स्ट्रेशन, ऑफ कोर्स डेमोन्स्ट्रेशन जो है बेटा आपको पता है साइंस जो है, साइंस क्लासरूम की यहाँ पे बात हो रही है। साइंस जो है पूरे तरीके से बेस्ड है आपके ऑब्जर्वेशन जो है, जितने भी आपने क्या किए हैं, इन्वेस्टिगेशंस की हैं या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, मतलब जितनी भी क्रिएटिविटी को आप फोस्टर कर रहे हो अमंग द लर्नर्स, ठीक है। तो टीचिंग मेथड एक ऐसा होना चाहिए वो जो कि क्या करे, थियोरी पुट करे, प्रिंसिपल को फॉलो करे, जितनी भी स्ट्रैटेजी जो है उनको मैनेज करे एंड आपको जो है एक अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करे, जो कि बेटा किसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से। एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है इसको ये भी बोला जाता है कि ये क्या है, टीचर सेंट्रिक मेथड है, क्योंकि इसमें टीचर सेंट्रिक में टीचर ही आपको क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा। तो टीचर यहाँ पे क्या करता है, एक्टिव रोल प्ले करता है, ठीक है, किस तरीके से उसने डेमोन्स्ट्रेट करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है दैट इज द गोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन। मीन्स जो गोल है फिजिकल एजुकेशन का यंग चिल्ड्रन में वो किस तरीके से है, उनकी मोटर स्किल्स को डेवलप करना, क्रिएटिव स्किल्स को करना है, टू डेवलप कॉग्निटिव। तो बेटा देखो फिजिकल एजुकेशन की बात हो रही है, तो फिजिकल एजुकेशन में जिस तरीके से हमारी बॉडी जो है अच्छे तरीके से मूव कर पाएगी, हमारी मोटर स्किल्स जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगी, वही क्या रहेगा, इसका मेन गोल रहेगा आपकी फिजिकल एजुकेशन। क्रिएटिव चाहे आप ना भी हो लेकिन आपका बॉडी जो है अच्छे तरीके से फुटबॉल खेल लेती है, आप कबड्डी खेल लेते हो, ठीक है, बास्केटबॉल खेल लेते हो, ठीक है। कॉग्निटिव, अगर आप दिमाग जो है अगर आपका ज्यादा भी नहीं चलता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते हैं लेकिन वो खेल कूद में काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो मेन जो गोल है फिजिकल एजुकेशन का वो ये है, टू डेवलप मोटर स्किल्स अमंग द चिल्ड्रंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन, अब देखो एजुकेशन गिवन बाय पेरेंट्स, इनफॉर्मल एजुकेशन में तो आता तो है, ठीक है, नेबर्स के थ्रू भी आता है, पीरियड्स में एजुकेशन थ्रू क्लास में तो बेटा फॉर्मल एजुकेशन में आ गया। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको पता लग गया जो कि नॉट अ सोर्स है और वही हमने बताना है जो कि बेटा कहाँ पे, एजुकेशन थ्रू क्लासरूम। ऑब्वियस बात है कि इनफॉर्मल एजुकेशन में हम क्या, जो कि प्री प्लान नहीं होती है, या जिसको हम ये बोल सकते हैं कि इसको हम डेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, प्री प्लान नहीं है, मीन्स इनडायरेक्ट मेथड से होगी, इंसिडेंटली होगी। तो आपके पेरेंट्स भी आपको क्या करते हैं, इनडायरेक्ट वे से ही आपको समझाते हैं, इंसिडेंटल होती है, स्पॉन्टेनियस रहती है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एजेंसीज नहीं होती हैं, जैसे इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं जिस तरीके से स्कूल्स होते हैं, ठीक है। तो नेबर्स भी आपको इनडायरेक्टली, तीनों के तीनों जो है बेटा आपको इनडायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। पेरेंट्स, नेबर्स, जो भी ग्रुप हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कोई फॉर्मल यहाँ पे एंड्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है द टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज मस्ट
adopt methods that promote creativity, aesthetics, क्रिएटिव पर्सपेक्टिव। तो ये चारों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जब हम सोशल साइंसेस को स्टडी करते हैं या टीच करते हैं, ठीक है, तो हमें कौन कौन से मेथड मतलब टीचिंग करनी है बेटा, सीखनी नहीं है। टीचर को अगर कोई सोशल साइंस का टीचर है, ठीक है, उसने कौन कौन से मेथड को अडॉप्ट किया, क्रिएटिव, ऑफ कोर्स वो क्रिएटिव बन सकता है किसी भी चैप्टर को पढ़ाने के लिए, चाहे वो सिविक्स है, ज्योग्राफी है, चाहे आपकी हिस्ट्री है, ठीक है। एस्थेटिक्स वो जरूर हो सकता है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी वो रख सकता है। तो ऑल ऑफ द ये बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। हु इज अ ट्रू टीचर, एक ट्रू टीचर जो है वो कौन है, ठीक है। हु इज फ्री फ्रॉम कंपल्शंस ऑफ द सोसाइटी, हु हैज बिल्ड एन इम्प्रेसिव एजुकेशन, तो बेटा ये तो बिल्कुल भी नहीं है। हु इज बाउंड टू बी एन आइडल और अ बिलीफ, तो ये भी नहीं है। Who uses teaching as a means of acquiring position and authority, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छा टीचर उसी को माना जाता है जो कि बेटा क्या हो, सोसाइटी के जितने भी फ्री, उससे फ्री हो, जितनी भी कंपल्शंस लगा दो आप, ठीक है। मीन सोसाइटी अगर बोलती है कि सपोज अगर मैं बोलूं कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, कुछ लोगों को, अगर मैं यहाँ पे एनिमल्स का कुछ एग्जांपल दूं, ठीक है, एनिमल्स को यहाँ पे भगाया जाता है, ठीक है, आपकी काउस हैं या जितने भी डॉग्स हैं उनको भगाया जाता है, ठीक है। अब सोसाइटी जो है वो सभी का सभी इस तरीके का काम कर रही है कि वो एनिमल्स को भगा रही है, लेकिन एक टीचर जो है, ठीक है, वो सोसाइटी के इस रवैये को जो है वो बिल्कुल भी नहीं करता। वो क्या कर सकता है, इन एनिमल्स को कोई शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है, जैसे गौसदन हो गए या जितने भी एनिमल शेल्टर्स होते हैं, डॉग शेल्टर्स होते हैं, वहां पे उनका इलाज करवा सकते हैं। जो भी एनिमल्स इंजर्ड हैं, इट मीन्स उसका सोसाइटी के कोई भी किसी भी तरीके से वहां पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है कि वो सोसाइटी जो है उसके बारे में क्या सोच रखती है। जो गलत है वो गलत है, ठीक है। सोसाइटी का कोई भी कंपल्शन जो है उसके ऊपर यानी फ्री रहता है वो बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि इसी तरीके से वो अपने स्टूडेंट्स को भी ये सिखा पाता है कि उन्होंने किस तरीके से राइट काम करना है, ठीक है। क्योंकि एक टीचर का सही जो रोल है वो यही है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और वो खुद भी ये फॉलो करता है एंड अपने स्टूडेंट्स को भी ये सिखाता है कि चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, वो काम क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। चाहे आप सोसाइटी आपको फॉलो करे या ना करे, चाहे आपको लोग कुछ भी बोलते रहे, लेकिन जो काम जो है सही है लोगों के वेलफेयर के लिए, एनिमल्स के वेलफेयर के लिए, देश के वेलफेयर के लिए, आपने वही काम करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, that is continuing education courses are an example of which of the following। तो बेटा आपको पता है कंटिन्यूइंग एजुकेशन जो कि निरंतर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हमने अभी पढ़ा, वो किस में आती है, आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, जो कि इनडायरेक्ट रहती है। कोई भी फॉर्मल एजुकेशन आपको पता है, आपकी जो एजुकेशन है ऑब्वियसली बात है कि आप फर्स्ट क्लास से लेके चाहे आप पीएचडी कर लो, ठीक है, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन में ही करोगे, लेकिन आप पढ़ाई सिर्फ फर्स्ट क्लास से लेके पीएचडी लेवल तक ही नहीं करते हो, आप अपनी पूरी लाइफ मीन्स टिल डेथ तक जो है, जहां पर आप बोर्न हुए एंड टिल दैट आप कुछ ना कुछ लाइफ में सीखते ही रहते हो। और आपकी जो एजुकेशन है वो भी क्या होती जाती है, हर एक उम्र के साथ, उम्र के जो भी आपका पड़ाव रहा हो वहां पे आपकी एजुकेशन निरंतर जो है बढ़ती रहती है। तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन की बेटा यहाँ पे बात हो रही है, जो कि आप कब शुरू होती है, जब आप बोर्न हुए, और जब आप बेटा क्या हुए, जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती, आप तब तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। तो ये किस टाइप की प्रोसेस है, जहाँ पे आपको कोई भी एजुकेशन नहीं, पीएचडी के बाद आप कहाँ जाओगे, ठीक है, ऑब्वियसली जॉब ही करोगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जॉब से रिटायर्ड होगे, उसके बाद भी आप क्या करते रहते हो, कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। ये सारे के सारे किस में रहता है, एजुकेशन जो है कभी भी ना खत्म होने वाली प्रोसेस है, जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद जो है बेटा ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, हमने यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर भी हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे होंगे एंड उन क्वेश्चंस में से और कितने क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।